हेलो दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे यूनिट 2 ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल है। क्यों? क्योंकि ये हमारे जीवन में काम भी बहुत आता है और इसकी वजह से एनर्जी भी बहुत वेस्ट होता है, मशीनरी का वेयर एंड टेयर भी होता है। कोई कोई चीज़ों में हम इसको अपने एडवांटेज के लिए यूज़ कर लेते हैं, जैसे ब्रेक्स लगाने में या स्क्रू जैक, जिससे हमको मैकेनिकल एडवांटेज मिलता है, या आपके चलने में, इवन आपका जूते का ग्रिप एंड सो ऑन। तो ये हो गई हमारी ज़रूरी चीज़ें। इविल इसलिए बोला जाता है कि इसको ओवरकम करने के लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। आपका मशीनरी एंड प्रोडक्ट्स का वेयर एंड टेयर होता है। तो इससे रिलेटेड आज बहुत सारी बातें हम जानेंगे और सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो एक बार टॉपिक्स की लिस्ट देख लेते हैं। इसमें आते हैं हमारे टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। स्टैटिक एंड डायनामिक फ्रिक्शन क्या है, वेज फ्रिक्शन क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी इन्वॉल्विंग ड्राई फ्रिक्शन, तो ये हम पढ़ेंगे वेट एंड ड्राई फ्रिक्शन क्या होता है, एंड देन स्क्रू जैक लास्ट टॉपिक। एक वीडियो में अगर ये सब कवर नहीं हुआ तो इसके भी 2 पार्ट सीरीज बनाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। What is friction? It is the property of the bodies by virtue of which a force is exerted by a stationary body on the moving body to resist the motion of the moving body। मतलब कि एक स्टेशनरी बॉडी है, वो यहाँ पे आपकी जमीन हो सकती है, या दूसरी एक स्टैटिक बॉडी हो सकती है, और एक बॉडी जो है मूविंग है। सपोज आपका व्हीकल कार है, या आप कोई बॉक्स को खिसका रहे हैं टेबल पे, सॉरी, जमीन पे, तो वो आपकी मूविंग बॉडी है। तो जो स्टैटिक बॉडी है वो मूविंग बॉडी के ऊपर मोशन के अगेंस्ट एक फोर्स अप्लाई करेगी। उस फोर्स को बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये दो चीजों से गवर्न होती है। एक आपका बॉडी का टाइप कैसा है, जिससे डिटरमिन होता है आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, और दूसरी चीज है वेट ऑफ द बॉडी। इन दो चीज, इस फ्रिक्शन से रिलेटेड दो तीन चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। एक की फ्रिक्शन फोर्स जो है हमेशा पैरेलल टू दी सरफेस लगेगी। ये सरफेस है तो इसके पैरेलल फोर्स लगती है फ्रिक्शनल। फिर एक आपने नोटिस किया है, जब आप एक बॉक्स पड़ा है या कोई एक भी ऑब्जेक्ट पड़ा है, जब आप उसको खींचना शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में ज्यादा ताकत लगती है, ज्यादा फोर्स चाहिए होती है, और फिर एक समय के बाद जब वो बॉडी शुरू हो जाती है मूव करना, तब कम फोर्स लगती है। तो जो फोर्स रिक्वायर्ड है एक बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाने के लिए, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और जो फोर्स एक चलती हुई बॉडी के ऊपर लग रही है, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। तो आप नीचे कमेंट करके बताइए कि काइनेटिक फ्रिक्शन ज्यादा होगा या लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा होगा, और क्यों। चलिए नेक्स्ट, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? इट इज द रेशियो ऑफ लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन। मतलब नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है? ये न्यूटन थर्ड लॉ से पढ़ा है हमने कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो अगर ये बॉडी जमीन पे एक डब्ल्यू वेट अप्लाई कर रही है तो इसके इक्वल एक रिएक्शन, तो जमीन जो है वो भी एक रिएक्शन अप्लाई करेगा। तो इन दोनों का रेशियो जो ले लें, जो फोर्स अप्लाई हो रही है और जो नॉर्मल रिएक्शन, सॉरी, तो इन जो दो चीजों का जो रेशियो लेना होगा, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन, इस रेशियो को बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो म्यू इज इक्वल टू एफ अपॉन आर, यहाँ से आता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। तो एफ क्या है हमारा? फ्रिक्शनल फोर्स, और ये हमेशा बराबर होगा म्यू आर के। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये डिपेंड करता है कि आपकी सरफेस कैसी है, स्मूथ है, रफ है। तो रफ सरफेसेस के लिए म्यू ज्यादा होगा, स्मूथ सरफेसेस के लिए म्यू कम होगा। आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन। तो अब सपोज ये बॉडी ऐसे पड़ी है, इसमें एफ डब्ल्यू फोर्स यहाँ लग रहा है और आर यहाँ लग रहा है, तो यहाँ पे एफ इक्वल टू म्यू आर हो गया डायरेक्ट। बट मान लेते हैं कि एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं पी एट एंगल थीटा विद दिस रेफरेंस रेफरेंस एक्सिस एक्स। तो इस केस में जो आर है वो डब्ल्यू के इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि ये पी के दो कंपोनेंट होंगे। एक्स डायरेक्शन में होगा पी कॉस थीटा, और अपवर्ड एक लगेगा, उसकी वैल्यू होगी पी साइन थीटा। तो जो डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस सरफेस पे, वो लगेगी डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। यही हमारा होगा आर के इक्वल। अगर ये बॉडी स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, मतलब कि ये फोर्स जो है इतना ज्यादा नहीं है कि ये बॉडी मूव कर जाए, तब तक ये रिएक्शन जो होगा डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा होगा। तो इस केस में एफ क्या हो गया हमारा? म्यू आर, और आर की वैल्यू यहाँ से आ गई डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। और वर्टिकल फोर्स एफ जो है, सॉरी, हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्स डायरेक्शन में लग रही है कॉस थीटा। तो ये दो इक्वेशन बनती हैं, इससे हमारे बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे। इस और इनके बारे में हम फिर से बात करेंगे जब अगली स्लाइड में। देखिए फिर, एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या है? एंगल मेड बाय द रिजल्टेंट ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन आर एंड द लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एफ विद द नॉर्मल रिएक्शन। तो ये एक बॉडी है, इसका वेट जो है वो नीचे अप्लाई हो रहा है, इसका इक्वल एंड ऑपोजिट एक रिएक्शन है। ये पी क्योंकि फुली हॉरिजॉन्टल है तो इसका कोई वर्टिकल कंपोनेंट होगा नहीं। तो रिएक्शन आर,
ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगी इस डायरेक्शन में, तो ये दो फोर्सेज लग रही हैं इस सरफेस पे अगर, तो इनका एक रिजल्टेंट एस यहाँ बनेगा। तो ये रिजल्टेंट जो आर के साथ एंगल बनाती है अल्फा, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो इस एक राइट एंगल ट्राइंगल में, ये राइट एंगल है, तो tan फाई क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan फाई इक्वल टू एफ अपॉन आर। यहाँ से हमारा tan और एफ, एफ की वैल्यू हमने पिछले भी देखी थी कि क्या म्यू आर होती है, आर से आर कैंसिल हो जाएगा, tan फाई इक्वल टू म्यू। तो टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो न्यूमेरिकल्स में कई बार म्यू दिया होता है, कई बार फाई दिया होता है, या फिर हमको निकालना होता है, तो ये रिलेशन कभी कभी काम आता है। चलिए फिर नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन क्या है। स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है, एक बॉडी एट रेस्ट है, तो जो एक फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो अपने स्टैटिक दूसरी स्टैटिक बॉडी पे या जमीन पे या किसी भी सरफेस पे, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। फिर डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन वो है जब एक मूविंग बॉडी के ऊपर जो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है स्टैटिक स्टैटिक बॉडी से या एक जमीन से, वो हो गया हमारा डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर ड्राई फ्रिक्शन, मतलब दोनों जो सरफेस इन कांटेक्ट है वो ड्राई है, तो वो ड्राई फ्रिक्शन। फिर वेट फ्रिक्शन, तो आपने देखा होगा इंजन ऑयल वगैरह डालते हैं फ्रिक्शन कम करने के लिए, तो उसकी वजह से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बहुत कम हो जाता है, और वो उसका मतलब सिद्धांत ये है कि सब जो सरफेस है उस पे माइक्रो इरेगुलरिटीज होती हैं। ऐसे तो सपोज ये बॉक्स है और ये जमीन है, बाहर से देखने में ऐसे एकदम प्लेन लगता है, बट माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ऐसे ये उबड़ खाबड़ रहता है। अब अगर इसके बीच में आप वो डाल देंगे थोड़ा लुब्रिकेंट, तो ये इरेगुलरिटी थोड़ा सा कम हो जाएंगी, उसकी वजह से सरफेस स्मूथ हो जाएगा, तो म्यू कम हो जाएगा, म्यू कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, क्योंकि एफ इज इक्वल टू म्यू आर है। म्यू कम तो फ्रिक्शनल फोर्स कम, तो वो वेट फ्रिक्शन। फिर एक और कॉन्सेप्ट आता है एंगल ऑफ रिपोज। ये क्या है, इट इज द मैक्सिमम इंक्लिनेशन ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन एट विच अ बॉडी रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम बाय द असिस्टेंस ऑफ फ्रिक्शन ओनली। मतलब कि आपने देखा है कि आप एक अ, गत्ता लीजिए, उसके ऊपर एक टॉय कार या कुछ एक बॉक्स रखिए, और आप ये गत्ते को यहाँ से उठाते जाइए, मतलब ये एंगल आप बढ़ाते जाएंगे, तो जब तक एक सर्टेन एंगल रीच नहीं होता है, ये जो बॉक्स है वो स्टैटिक रहेगा, मतलब स्लाइड नहीं करेगा। तो मैक्सिमम एंगल जब ये स्लाइड जस्ट करने वाला है, उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, और एक हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है, उसको हम फाई से डिनोट करते हैं। अब ये एक डायग्राम है जो आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा फ्रिक्शन रिलेटेड, तो हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो ये इंक्लाइंड प्लेन है, इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अल्फा है। तो ये बॉक्स है, वो बॉक्स का जो डब्ल्यू है, डब्ल्यू इज इक्वल टू एम जी होता है, वो एकदम वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा ग्रेविटी की वजह से। तो और ये एक नॉर्मल रिएक्शन आर है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल किसके, इस इंक्लाइंड प्लेन के। तो जिस भी प्लेन या सरफेस पे ये बॉडी रखा है, सपोज अब ये ऐसे रखा रहता, तो ये इस प्लेन के नॉर्मल, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, इस प्लेन के नॉर्मल जो रिएक्शन लगता है उसको बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये नॉर्मल रिएक्शन इस एक जनरल कार्टिशियन प्रोडक्ट कार्टिशियन सिस्टम लें, अगर ये रेफरेंस एक्सिस होता तो इसके साथ ये एंगल अल्फा बनाती है, और ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल अल्फा होगा। अब ये कैसे निकला, मेरे को भी बहुत टाइम लगा था एक बार ये समझने में, बट इसको समझने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है। सपोज इसका एक हम जूम्ड इन वर्जन बनाते हैं इस सतह का। तो ये हमारा हो गया रेफरेंस एक्सिस, ये हमारा एक है नॉर्मल रिएक्शन आर वाली लाइन, ये हमारा है इंक्लाइंड प्लेन का सरफेस, और ये हमारा एंगल दिया हुआ है अल्फा। तो इस एक्सिस के पैरेलल अगर मैं यहाँ पे लाइन बना दूं, ये हमको पता है ये एंगल 90 है, क्योंकि नॉर्मल नॉर्मल बोल रहे हैं हम, इसको नॉर्मल रिएक्शन है। तो ये एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा हो जाएगा, क्योंकि ये जेड बना रहा है यहाँ पे, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल्स, ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट है। ये अल्फा है, ये 90 है, ये क्या बन गया 90 माइनस अल्फा, ये 90 है, तो ये कितना बच गया यहाँ पे अल्फा। ठीक है, तो ये एक चीज है याद रखने वाली, जब भी यहाँ एंगल अल्फा बनेगा तो ये एंगल यहाँ पे अल्फा रहेगा। ठीक है, और क्या क्या चीजें हैं, तो अब इस यहाँ पे अगर इस ट्रायंगल की बात करें, यही एक राइट एंगल ट्रायंगल जो लिया था हमने, ये अगर इधर डब्ल्यू है, तो ये डब्ल्यू का प्रोजेक्शन यहाँ पे कितना हो जाएगा, डब्ल्यू कॉस अल्फा, और यही नॉर्मल रिएक्शन है, तो ये इक्वल हो जाएगा आर के। तो हमें इसमें दो चीजें निकालनी है, हमने अभी पहले भी देखा था, हमेशा फोर्सेस को हम रिजॉल्व कर लेंगे इस प्लेन के अलोंग एंड नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हमने कल भी ये हमने पिछले वीडियो में भी देखा था कि हमारी रेफरेंस एक्सिस हम अपनी सुविधा से चुन लेते हैं, तो इसमें हमने इसको एक्स मान लिया है, इसको वाई मान लिया है। तो अलोंग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन क्या क्या फोर्सेज लग रही हैं इस बॉक्स की वजह से या इस बॉडी की वजह से, वो सारी हम रिजॉल्व कर लेंगे, और उससे ही हमारे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व होते हैं। तो आर बराबर है डब्ल्यू कॉस अल्फा, ये हमने अभी देखा।
तो ये होगी हमारी नॉर्मल टू द प्लेन। तो ये हम लिखेंगे रिजॉल्विंग फोर्सेज अलोंग दी नॉर्मल टू द अलोंग नॉर्मल टू द प्लेन एंड रिजॉल्विंग फोर्सेज अलोंग द प्लेन। तो अलोंग द प्लेन क्या क्या फोर्सेज हैं? अब एक तो फ्रिक्शन फोर्स है जो हमारी लगती है अलोंग द प्लेन लगती है। तो डब्ल्यू एफ सॉरी एफ इज इक्वल टू म्यू आर। आर की वैल्यू यहाँ से निकालते हैं और इसमें पुट कर देते हैं। और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस बॉक्स का जो वेट है उसका इस ये डब्ल्यू कंपोनेंट का एक सॉरी इस डब्ल्यू का एक कंपोनेंट इधर भी एक्ट करेगा, वो हो जाएगा हमारा डब्ल्यू साइन एल्फा। और अब क्योंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है, ये बॉडी अभी चलना शुरू नहीं हुई है, तो एफ जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि हमने कल देखे थे सिग्मा एफ इक्वल टू जीरो है। मतलब कि फॉर कंडीशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम नेट फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी आर जीरो। तो अलोंग द प्लेन क्या फोर्स लग रही है? एफ लग रही है ऊपर की तरफ, डब्ल्यू साइन अल्फा लग रही है नीचे की तरफ, तो वो दोनों बराबर होंगी। तो एफ इज इक्वल टू डब्ल्यू साइन अल्फा। और एक आर लग रही है, ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन लग रही है डब्ल्यू कॉस अल्फा, जो बराबर है आर के। इसके अलावा और कोई फोर्स नहीं लग रही। इस पे थोड़ा सा इरेज करता हूँ मैं। कोई कोई न्यूमेरिकल में हम ये भी देखेंगे कि ऐसे एक बॉक्स पड़ा है, उसके ऊपर या तो अलोंग द प्लेन हमने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दी, या फिर कई बार इस डायरेक्शन में एक फोर्स पी लगा दी। तो फिर इसके भी कंपोनेंट हम रिजॉल्व करेंगे और फिर उनको भी इसी इक्वेशन, यही दो दो इक्वेशन ही बनानी है हमको। एक नॉर्मल टू द प्लेन, एक अलोंग द प्लेन, क्या फोर्सेज लग रहे हैं उनको, और स्टैटिक इक्विलिब्रियम हमको हमको मान लेना है, या मोस्टली गिवन ही होगा। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन लगा देनी है, सिग्मा इज इक्वल टू जीरो। अब इसके दो तीन तरीके आप ये बना सकते हो। देखिए अभी इसको डिवाइड करेंगे तो वही सेम बन जाएगा, tan अल्फा इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो एफ अपॉन आर आ जाएगा, यहाँ डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा। और एफ जो होता है हमारा म्यू आर होता है, तो एफ अपॉन आर जो है म्यू हो गया। म्यू को हमने इक्वल उसके भी माना था, tan फाई के भी। तो यहाँ से एक और चीज निकल के आती है, अल्फा इक्वल टू फाई। मतलब कि एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ये भी एक कॉन्सेप्ट है, कई बार न्यूमेरिकल में यूज होता है। बट मेन बात जो इस डायग्राम से और इसे समझने का यही था कि हमको सारे फोर्सेज रिजॉल्व करने हैं अलोंग द प्लेन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। पहले आप नॉर्मल टू द प्लेन यूज रिजॉल्व कर लीजिए आर, तो उससे आर की वैल्यू निकल आती है, उसको फिर हम यहाँ एफ इक्वल टू म्यू आर में पुट कर देते हैं। और फिर एफ के जो जो दूसरे साइड की इक्वेशन होती है डब्ल्यू साइन अल्फा, इससे इक्वेट कर देते हैं। तो इसमें दो तीन अननोन होंगे, एक दो नोन होगा, और हमको कभी म्यू पूछ लेगा, कभी अल्फा पूछ लेगा, कभी एफ पूछ लेगा, कभी डब्ल्यू पूछ लेगा। बस ये इसी टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, हम देखेंगे न्यूमेरिकल्स भी। चलिए फिर थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इससे रिलेटेड। A body of weight 100 न्यूटन is placed on a rough horizontal plane। तो गिवन क्या है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक बॉडी है, उसका वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है 100 न्यूटन। डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 60 न्यूटन जस्ट कॉजेज द बॉडी टू स्लाइड ओवर द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहाँ एक फोर्स लग रही है P, जिसकी वैल्यू है 60 न्यूटन। और ये बोल रहा है कि ये फोर्स जस्ट सफिशिएंट है कि ये बॉडी जस्ट चलेगी या हिलने ही वाली है। तो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जस्ट ओवरकम हुआ है। तो मतलब कि लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है हमारा 60 न्यूटन गिवन है। इसकी वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। एफ इक्वल टू म्यू आर इक्वल टू 60। हमको म्यू की वैल्यू पूछी है, आर की वैल्यू हमको गिवन है, क्योंकि अब ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पे लाई कर रही है, तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आर होगा न्यूटन थर्ड लॉ से। तो म्यू की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60 अपॉन डब्ल्यू, डब्ल्यू है 100, तो इसकी वैल्यू होगी 0.6। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। तो बस ये सिंपल सा न्यूमेरिकल है। तो जैसे मैंने बोला, ये एक ही इक्वेशन एक मेन बनती है, एफ इक्वल टू म्यू आर। इसमें हमको एफ और आर के ये रिजॉल्व करने होते हैं। अगर इंक्लाइंड प्लेन है तो वो इतना सिंपल सीधा सा नहीं होता है, उसमें वो हमारा वही सेम ट्राइंगल से ये अगर थीटा है तो ये एच कॉस थीटा है। यही प्रिंसिपल याद रखना है, ये बार बार आपकी पूरी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में यूज होता रहेगा कि हाइपोटेन्यूज का प्रोजेक्शन बेस पे होगा एच कॉस थीटा, इधर होगा एच साइन थीटा। ये प्रिंसिपल आपको याद रखना है, इससे आपके मोस्टली सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल, द फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल द बॉडी ऑफ वेट 50 न्यूटन ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। अगेन इसमें भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक बॉडी है, 50 न्यूटन इसका वेट है। हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं, फोर्स हॉरिजॉन्टल नहीं लगाया है, बोल रहा है व्हेन इट इज अप्लाइड एट एन एंगल ऑफ 25 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो ये एंगल पे एक फोर्स लग रहा है P 20 न्यूटन का। ये एक्स एक्सिस मान लेते हैं इसको। तो ये देखिए, अब हमें यहाँ पे एक्स एक्सिस किसको माना है, अलोंग दी प्लेन। जो ये हमारा बॉडी है उसका अलोंग द प्लेन को एक्स मान लिया। डिटरमिन द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन आर बिटवीन द बॉडी एंड द हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो हमको दिया गया कि हमारी इक्वेशन, गवर्निंग इक्वेशन है एफ इज इक्वल टू म्यू आर। हमसे म्यू और आर दोनों चीजें पूछी गई हैं, ठीक है। एफ की वैल्यू को निकालनी होगी, एफ भी निकालना ही है। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये जो है, ये तो अप्लाइड फोर्स है, ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है पी। तो जैसे मैंने बताया, सारे फोर्सेज एंड रिएक्शंस को हम रिजॉल्व कर लेते हैं।
तो अलोंग इन एक्स डायरेक्शन हमारी क्या फोर्स लग रही है, पी कॉस 25, पी कॉस थीटा, पी की वैल्यू गिवन ही है तो 20 cos 25, यही है हमारी एफ, यही हमारा फ्रिक्शन फोर्स है। तो अगर एक फोर्स यहाँ लग रही है तो उसके इक्वल एंड ऑपोजिट एफ लगेगा, ये हमारा एफ है। तो एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई, ये cos 25 आप इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे या आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर अब निकालना है म्यू और आर। अब आर की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। आर की वैल्यू क्या होगी, आर होगा हमारा डब्ल्यू माइनस वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ दिस फोर्स, जो कि है 20 sin 25 डिग्रीज, और डब्ल्यू भी हमारा गिवन है 50। तो यहाँ से आर आ जाएगा, इसको साइंटिफिक कैलकुलेटर में डालेंगे, एक वैल्यू आर की आ जाएगी, एक एफ की वैल्यू यहाँ से आ गई, तो म्यू की वैल्यू वहां से आ जाएगी। म्यू हमारा हो जाएगा एफ अपॉन आर। एफ क्या है 20 cos 25, और आर क्या है 50 - 20 sin 25। बस इन वैल्यूज को पुट करिए, आंसर आ जाएगा। कमेंट करके बताइएगा क्या आंसर आया आर और म्यू का। नेक्स्ट, a man wishing to slide a stone block of weight 1000 Newton over a horizontal concrete floor, तो इसमें भी हॉरिजॉन्टल फ्लोर है, उस एक ब्लॉक दिया हुआ है कंक्रीट का, उसका वेट है 1000 न्यूटन। अब देखिए अगर इसमें कोई फोर्स नहीं लग रहा है किसी डायरेक्शन में, किसी भी एंगल पे, तो आर भी हमारा इतना ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई फोर्स लगता है टेढ़ा मेढ़ा, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट जो है इसमें से माइनस करेंगे, आर की वैल्यू वो होगी। ties a rope to the block and pulls it in a direction inclined upward at an angle of 20 डिग्री। तो कर दिया इसने, 20 डिग्री पे फोर्स अप्लाई कर रहा है यहाँ धागा बांध के। कैलकुलेट द मिनिमम पुल नेसेसरी टू स्लाइड द ब्लॉक इफ द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो इसमें म्यू दिया है, एफ की वैल्यू पूछी है, सॉरी पी की वैल्यू पूछी है। तो डिफरेंस क्या है, एफ जो है हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, एफ इज इक्वल टू म्यू आर। और इस केस में एफ क्या होगा, पी कॉस 20 डिग्री होगा। और कुछ भी बोल रहा है। कैलकुलेट ऑल्सो द पुल रिक्वायर्ड इफ द इंक्लिनेशन ऑफ द रोप विद द हॉरिजॉन्टल इज इक्वल टू द एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड प्रूव दैट दिस इज द लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड द ब्लॉक। तो बोल रहा है कि अगर ये एंगल 20 डिग्री ना होके हो जाता कितना, एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर, तो हमारा जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो मिनिमम होगा। ठीक है, तो एफ की वैल्यू कितनी है हमारी, पी कॉस 20, जो कि बराबर है म्यू आर के 0.6 इंटू आर। तो आर कितना है, आर हमारा होगा 1000 माइनस पी साइन 20, यही होगा ना, डाउनवर्ड्स 1000 न्यूटन, और इस पी का वर्टिकल कंपोनेंट अपवर्ड लगेगा पी साइन 20। तो आर की वैल्यू वही पुट यहाँ कर देंगे, हमको निकालना है पी। तो ये होगा हमारा 0.6 इंटू 1000 माइनस पी साइन 20। तो क्योंकि पी कंप्यूट करना है तो पी के टर्म्स कलेक्ट कर लेंगे। तो लेफ्ट साइड में हमारा क्या है, पी का वैल्यू पी कॉस 20, और राइट साइड में यहाँ से हमारा क्या आएगा, ये 600 माइनस 0.6 पी साइन 20, इसको हम उधर ले जाएंगे, हमारा क्या बन गया, पी कॉमन कॉस 20 प्लस 0.6 पी साइन 20 बराबर है 600। इसको डिवाइड कर देंगे इधर, पी की वैल्यू आ गई 600 अपॉन कॉस 20 प्लस 0.6, सॉरी ये पी तो कॉमन चला गया ना, तो ये पी यहाँ नहीं रहेगा, 0.6 साइन 20। ये सारे वैल्यूज हमको पता है, कैलकुलेटर में प्लग करेंगे, वैल्यू आए, आंसर आएगा 524 न्यूटन। तो इतना फोर्स इसको लगाना पड़ेगा ताकि ये ब्लॉक मूव हो जाए। और इतना फोर्स कब लगाना पड़ेगा, जब ये 20 डिग्री पे लगा है। अब एक सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये प्रूव करिए कि ये फोर्स मिनिमम होगा जब ये एंगल 20 डिग्री ना होके एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होगा। ठीक है, तो थोड़ी सी जगह बनाते हैं यहाँ पे क्लीन अप करके। तो एक हमारा आंसर आ चुका है, P इज इक्वल टू 524 न्यूटन। और एक दूसरी बात, जब ये एंगल 20 डिग्री नहीं है तब P की वैल्यू कितनी लगेगी, cos 5 प्लस 0.6 साइन 5, यही यही वाला इक्वेशन। तो हमने ट्रिग्नोमेट ये अलजेब्रा में पढ़ा था कि ये वैल्यू
मिनिमम कब होगी, यही पूछा ना कि मिनिमम फोर्स, तो ये वैल्यू मिनिमम कब होगी, जब ये मैक्सिमम होगा, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर मैक्सिमम कब होगा, जब इसका डिफरेंशियल जीरो को इक्वल होगा, मतलब कि डी बाई डी फाई ऑफ दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो। तो इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं फाई के रिस्पेक्ट में। कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन फाई प्लस 0.6 तो कांस्टेंट है, साइन का डिफरेंशिएशन होता है कॉस फाई, तो ये बराबर है जीरो। देख रहे हैं आप किधर जा रहा है, साइन उधर गया डिवाइड बाय कॉस की, तो टेंजेंट फाई बन गया, टेंजेंट फाई इज इक्वल टू 0.6। हमारा गिवन भी यही है, म्यू, ये हमने पढ़ा था ना tan फाई इक्वल टू ये म्यू, हमारा भी ये गिवन भी यही है, तो मिनिमम तभी होगा। तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि मिनिमम तभी लगेगा जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब ये गिवन दिस कंडीशन, सॉरी गिवन दिस इक्वेशन, हम फाई निकाल सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ 0.6, कैलकुलेटर में डालिए, ये वैल्यू आएगी 30.96 डिग्री। इस वैल्यू को यहाँ प्लग करिए तो ये पी की वैल्यू आ जाएगी, जो कि है 600 अपॉन कॉस ऑफ 30.96 प्लस 0.6 ऑफ साइन, ये सब पूरा वैल्यू आप एक साथ ही कैलकुलेटर में डालिए, ये वैल्यू आ जाएगा यहाँ पर 514.5 न्यूटन। तो ये है मिनिमम फोर्स। तो अगर आपको एंगल पे फोर्स लगानी है किसी, तो उस एंगल पे लगाइए जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की इक्वल है, तो मिनिमम फोर्स चाहिएगा। बस यही यही न्यूमेरिकल था। चलिए सर नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। ब्लॉक ए weighing 50 न्यूटन is a rectangular prism resting on a rough inclined plane as shown in figure. The block is tied up by a horizontal string which has a tension of 5 newton. Find the frictional force on the block, the normal reaction of the inclined plane and the coefficient of friction। तो F इज इक्वल टू म्यू, तीनों चीजें निकालनी है हमको। देखने में लग रहा है कॉम्प्लेक्स है, बट एक बार इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो ये सपोज हमारा ब्लॉक है, ये इधर वेट है, ये नॉर्मल रिएक्शन का लाइन ऑफ एक्शन है, ये दिया ही हुआ है 45 डिग्री, तो ये भी 45 हो गया। एक हमारे पास यहाँ पी फोर्स दी हुई है और एक इसके अलोंग हमारे को लगेगी फ्रिक्शन फोर्स है। तो ये एक वेट का कंपोनेंट इधर लगेगा, एक इधर लगेगा। तो फोर्सेज रिजॉल्व कर लेते हैं अलोंग द प्लेन में एफ। अब ये इसकी टेंडेंसी होगी नीचे स्लाइड करने की, तो इसलिए फ्रिक्शन फोर्स लगेगी ऊपर। तो ऊपर की तरफ जो फोर्सेज लग रही हैं अलोंग द प्लेन, एक एफ है, एक इस पी का कंपोनेंट रहेगा ऊपर में। तो ये 45 है, ये भी 40, ये 90 है, 45 तो ये भी 45। तो एक एफ है, एक ऊपर की तरफ लगेगी पी कॉस 45। अब ये बराबर होंगी सारी फोर्सेज जो नीचे की तरफ लगेंगी, वो कौन सी है, एक है मेरी डब्ल्यू, डब्ल्यू साइन 45, ये भी ये 45 है, तो ठीक है। तो हमको डब्ल्यू दिया हुआ है 15 न्यूटन, एक पी एक्सटर्नल फोर्स जो है वो दिया हुआ है 5 न्यूटन का। तो हमको डब्ल्यू पता है, पी पता है, कॉस और साइन 45 पता है, तो ऐसे यहाँ से निकल जाएगा। सब वैल्यूज इसमें पुट करेंगे तो एफ यहाँ से निकल के आता है 7.07 न्यूटन। फिर ये तो थी अलोंग द प्लेन, अब हम फोर्सेज रिजॉल्व कर लेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये परपेंडिकुलर का सिंबल होता है परपेंडिकुलर टू प्लेन। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन में एक तो ऊपर की तरफ आर लग रही है, और ये बराबर है जो नीचे की तरफ फोर्सेज है। अब एक इस पी का एक कंपोनेंट इधर लगेगा, तो ये सारे एंगल 45 हैं, तो कॉस ले लो साइन ले लो बराबर ही हो जाता है। तो एक है पी कॉस 45 और एक इस डब्ल्यू का इधर लग रहा है, तो यहाँ से आर निकल गया। हमको पी पता है, डब्ल्यू पता है और कॉस 45 पता है। तो ये पी की वैल्यू है 5, डब्ल्यू की वैल्यू 15, इस वैल्यू से पुट करेंगे ये निकल के आएगा 14.14 न्यूटन। अब हमको पता है एफ इज इक्वल टू म्यू आर, हमारे पास एफ आ गया, आर आ गया, तो म्यू क्या हो गया, एफ अपॉन आर। एफ है हमारा 7, आर है 14, तो एफ अपॉन आर आ गया 0.5। ये हो गया हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। A cord connects two bodies of weights 400 and 800 Newton. The two bodies are placed on an inclined plane and cord is parallel to inclined plane. The coefficients of friction for the weight of 400 is 0.15 and 800 is 0.4। यहाँ पे coefficient of friction है इतना और यहाँ पे 4। Determine the inclination of the plane to the horizontal and tension in the cord। तो एक अल्फा निकालना है, एक की टेंशन टी निकालना है।
When the motion is about to take place down the inclined plane, the body weighing 400 is below the body weighing 800. तो जैसे जैसे ये एंगल अल्फा अगर बढ़ेगा तो एक पॉइंट आएगा जब ये 400 न्यूटन वाली बॉडी नीचे खिसकना शुरू होगी। तो इसके फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे अगर, तो अगर ये नीचे खिसकेगी तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगी एक ऊपर की तरफ, एक ये टेंशन इसमें ऊपर की तरफ। तो अलोंग द प्लेन ये दो फोर्सेज हैं ऊपर की तरफ, दो फोर्स, और एक फोर्स है इसमें ये वेट की वजह से, तो जो की वैल्यू होगी 400 साइन अल्फा। और एक है नॉर्मल टू द प्लेन। तो नॉर्मल टू द प्लेन अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो मेरा यहाँ से निकल के आता है R1 इज इक्वल टू 400 कॉस अल्फा। अल्फा हमको पता नहीं है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। फिर एक और अलोंग द प्लेन जो है ऊपर की तरफ फोर्सेज और नीचे की तरफ फोर्सेज वो इक्वेट करनी है। तो नीचे की तरफ फोर्स लग रही है क्या, तो नीचे की तरफ फोर्स कितनी लग रही है 400 साइन अल्फा। ये बराबर होगी ऊपर की तरफ फोर्सेज, ऊपर एक लग रही है टी और एक लग रहा है ये फ्रिक्शन का कंपोनेंट। फ्रिक्शन क्या है, μ1 इंटू R1। μ1 की वैल्यू 0.15, R1 की वैल्यू ये ऊपर दी हुई है, इसमें इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो 0.15 इंटू 400 कॉस अल्फा। तो यहाँ से एक इक्वेशन, एक रिलेशनशिप आ जाएगा हमारा टी और अल्फा में। यहाँ से हम निकालते हैं टी बराबर होगा 400 साइन अल्फा माइनस 60 कॉस अल्फा। अब बात करते हैं बॉडी टू की, उसमें भी यही सब फोर्सेस हैं। नीचे की तरफ लग रही है एक टी, एक लग रहा है एक वेट का कंपोनेंट, ऊपर की तरफ लग रहा है एक फ्रिक्शन म्यू टू आर टू, नॉर्मल टू दी प्लेन में लग रहा है एक आर टू है और एक इस वेट का कंपोनेंट इधर में। तो वहां से निकल के आता है हमको आर टू इज इक्वल टू 800 कॉस अल्फा। अलोंग द प्लेन क्या फोर्सेस लग रहे हैं, नीचे की तरफ लग रहा है एक तो ये 800 साइन अल्फा प्लस लग रहा है एक टेंशन, ये बराबर है हमारा फ्रिक्शन फोर्स के जो ऊपर की तरफ लग रही है म्यू टू इंटू आर टू। एक टी और अल्फा में एक रिलेशनशिप यहाँ से आता है, टी बराबर है 320 कॉस अल्फा माइनस 800 साइन अल्फा। एक टी की वैल्यू ये है, एक टी की वैल्यू ये है, दोनों को हम कर देते हैं इक्वेट। इक्वल करेंगे और साइन अल्फा और कॉस अल्फा की टर्म्स को कलेक्ट कर लेंगे, एक साथ ले जाएंगे। तो पहले लिख लेते हैं 400 साइन अल्फा माइनस 60 कॉस अल्फा बराबर है 320 कॉस अल्फा माइनस 800 साइन अल्फा। तो 400 ये और 800 ये 1200 साइन अल्फा बराबर होगा 320 ये और 60 ये 380 कॉस अल्फा। बस अब इसको रीअरेंज कर लीजिए तो tan अल्फा आ जाएगा साइन बटे कॉस 380 बटे 1200। तो अल्फा हो जाएगा मेरा tan इनवर्स ऑफ 380 बटे 1200, तो है 0.3166। कैलकुलेटर में डालिए, इसका वैल्यू आता है 17.56 डिग्री। एल्फ यहाँ से हमारा अल्फा आ गया, अल्फा की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में डाल दो, चाहे इस इक्वेशन में डाल दो, वहां से आ जाएगा हमारा टी। वैल्यू डालो कैलकुलेटर में, सॉल्व करो तो ये आ गया 63.48 न्यूटन। अल्फा और टी दो चीजें पूछी थी, दोनों हमारी कंप्यूट हो गई। चलिए फिर एक और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल देख लेते हैं। Two blocks A and B are connected by a horizontal rod and are supported on two rough planes as shown. If the weight of block B is 1500 Newton and coefficient of friction of block A and B are so and so, find the smallest weight of block A for which equilibrium can exist. तो ये सिस्टम ऑफ कनेक्टेड बॉडीज है, एक ए बी, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है कुछ, एक इसका दिया हुआ है 0.25 यहाँ और 0.35 यहाँ। अब देखिए कि ये वाला बॉडी नीचे स्लाइड करने के लिए कोशिश करेगा, तो ये रॉड इधर पुश करेगा, तो ये, और इस बॉडी का कुछ वेट है उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स है वो राइट में एक्ट करेगा, तो उसकी वजह से ये इक्विलिब्रियम में आ गया। तो यहाँ वर्ड उसने दिया भी है इक्विलिब्रियम में, तो ये सब कुछ स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है, कोई बॉडी मूव नहीं कर रही है। ठीक, तो हमको निकालना है कि ये डब्ल्यू ए कितना होगा, इस वेट का ब्लॉक मिनिमम कितना होगा कि ये बॉडी इधर स्लाइड नहीं करके नीचे गिरे। यहाँ एक एंगल दिया हुआ है, चलिए फिर तो इस बॉडी की वर्टिकल फोर्सेस क्या है, आर ए बराबर है डब्ल्यू ए। बस इस पे तो वर्टिकल फोर्स और कोई लग नहीं रहा,
अब हॉरिजॉन्टल फोर्स मान लेते हैं, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो इस पे लग रही है, F इज इक्वल टू म्यू आर, और बराबर है म्यू दिया हुआ 0.25 और आर जो है वो है WA। तो एक इक्वेशन यहाँ से आ जाती है, ये फोर्स यहाँ लगेगी इस बॉडी पे, ये फोर्स यहाँ इस बॉडी पे लगेगी, ट्रांसमिट होगी इस रॉड के थ्रू। तो इस बॉडी के फ्री बॉडी डायग्राम्स बना लेते हैं हम एक बार। तो इस बॉडी, ये जो प्लेन है इंक्लाइंड, इसके परपेंडिकुलर एक नॉर्मल फोर्स लगेगा इसके ऊपर, एक इसके ऊपर यहाँ हॉरिजॉन्टल फोर्स फ्रिक्शन लग रही है, एक इसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी, एक इस बॉडी का वेट नीचे है इसको पुल कर रहा है, WB। तो जो ये फोर्स लग रही है वो किस एंगल पे लगेगी, हाँ ये एंगल कितना होगा। तो देखिए ये इस का थोड़ा सा जूम्ड इन वर्जन हम बना लेते हैं यहाँ। ये हमारा है रिएक्शन फोर्स, इस रिएक्शन फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक ऊपर की तरफ एक इधर, इसको हम बोल देते हैं RB। ये एंगल यही है जिस फोर्स के साथ बन रहा है, ये कंप्यूट होगा थी वो निकल के आएगा 30 डिग्री। एक जो है ये फ्रिक्शन फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक एक्स और एक वाई, इसको हम बोल देते हैं FB। ये एंगल कितना है 60। तो कैसे निकल के आएंगे एंगल्स, ये नॉर्मल है, ये 60 डिग्री है, देखिए ये Z बन गया यहाँ, तो ये 60 है, ये 60 है, तो ये भी 60 होगा, अल्टरनेट एंगल्स। अब ये क्योंकि नॉर्मल है तो ये 30 बचा यहाँ। सिमिलरली ये 90 है, तो अब ये 90 है, तो ये यहाँ कितना बचा 60 डिग्री। ये दो पैरेलल लाइन है, ये और ये, उसको एक ट्रांसवर्सल ऐसे काट रही है, तो ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए दो 60 के। चलिए फिर, तो ये वाला थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अब हमने ये रिजॉल्व करनी है, एक फ्रिक्शन फोर्स, रिएक्शन फोर्स का, और एक फ्रिक्शन फोर्स के कंपोनेंट। अब इस ब्लॉक बी पे जो हमारा FB लग रहा है वो कितना है, उसका वैल्यू म्यू बी इंटू RB। अब वर्टिकल डायरेक्शन में इस ये फोर्सेस को रिजॉल्व अगर करें तो कितना बनेगा, एक तो जो है रिएक्शन फोर्स RB ऊपर की तरफ कितनी है sin 30, और ऊपर की तरफ फोर्सेस क्या लग रही है, एक FB, इसका भी ऊपर की तरफ कंपोनेंट कितना हो गया sin 60, और ये सब बराबर है इसके, ये जो वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स लग रही है 1500 न्यूटन की इसके। तो FB की जो वैल्यू है ये 0.35 RB यहाँ रख देंगे। तो ये जो इक्वेशन है एक सिंगल वेरिएबल RB की इक्वेशन बन गई, RB sin 30 प्लस 0.35 RB इंटू sin 60। तो इसको डालेंगे कैलकुलेटर में, सॉल्व कर लेंगे, sin 30 उनको पता है, sin 60 उनको पता है, RB कॉमन ले लेंगे और ये सब पता है, तो क्या बन जाएगा ये इक्वेशन, RB sin 30 प्लस 0.35 sin 60 बराबर है 1500 के। सब कैलकुलेटर में वैल्यू पुट करेंगे, RB यहाँ से निकल आएगा 1868 न्यूटन। अब हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल यहाँ पे मैंने एक्स और वाई ये एक्सिस लिए हैं, तो यहाँ पे एक RB का कंपोनेंट है जो लेफ्टवर्ड लग रहा है, और एक इस पे FAB लग रही है, ये फ्रिक्शन फोर्स हॉरिजॉन्टल राइटवर्ड। तो पहले लेफ्टवर्ड फोर्सेस देख लेते हैं, सॉरी पहले राइटवर्ड फोर्सेस देख लेते हैं। एक FA लग रही है जो कि है 0.25 WA, राइट की तरफ एक ये फोर्स लग रही है, एक इस फ्रिक्शन का कंपोनेंट इधर आएगा FB cos 60, जो कि बराबर होंगी लेफ्टवर्ड के जो कि है RB cos 30। ठीक है, FB में फिर से हम ये 0.35 RB डालेंगे, RB की एक वैल्यू हमको पता ही है, नोन है, तो ये पूरा टर्म नोन हो गया, RB पता ही है, ये भी पूरा टर्म नोन हो गया, 0.25 कांस्टेंट है, तो यहाँ से हम WA निकाल सकते हैं। सब वैल्यूज पुट करेंगे, इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो WA की वैल्यू आ जाएगी 5163। यही दो चीजें हमको निकालनी थी, सॉरी यही एक चीज निकालनी थी हमको, कि इस ब्लॉक का मिनिमम वेट कितना हो कि उसकी वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स जनरेट हो, जो फ्रिक्शन फोर्स इस ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक ले। तो इसमें मेन बात यही है कि हमको एक्स और वाई में फोर्सेस रिजॉल्व करने हैं, एक्स और उनको इक्वेट कर देना है आपस में।
उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन है या आप कोई और न्यूमेरिकल सॉल्व कराना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में लिखिएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सब वो न्यूमेरिकल मेरे नेक्स्ट क्लास में सब लिए जाएं। थैंक यू।